अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, नवाज शरीफ खासे पुरुम्मीद हैं आम इंतखाबात को लेकर, कहते हैं कि इक़्तिदार मिल गया तो किसी को माफ़ नहीं करूंगा, सबका एहतसाब होगा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो हो सकता है कि वो खुद को अपने केसेस के लिए पेश कर दें और सबसे पहले उनका एहतसाब हो। और जहाँ तक रही इलेक्शंस की बात, तो ये इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है कि वो इंतखाबात की डेट अनाउंस करे और लेवल प्लेइंग फील्ड का एक बार फिर से उन्होंने तकाजा कर दिया है। इसके अलावा आज आलमी मीडिया पर शायद सुर्खियों में आ रहा है कि भारतीय दरिंदगी जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है, उसका पोल खुल गया है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि भारत अगर इसमें मुलव्विस है तो ये हमारी खुद मुख्तारी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्रोग्राम में आज मेरे साथ पीजे मीर सर और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी पीजे सर आपसे। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आपने सुनी है, इतने पुरुम्मीद हैं, क्या लगता है क्या वो जो दावा कर रहे हैं वो दुरुस्त है? देखें जी, नवाज शरीफ मेरी नज़र में मुहिब्बुल वतन एक इंसान है। मैं इनके साथ जब ये एग्ज़ाइल में थे, मैं इनके साथ वापस आया था इस्लामाबाद लंदन से, और ही सेट के मुझे तुम जेल ले जाओ, जो तुमने करना करो। लेकिन वहीं से लाउंज से ही उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। चलो, ये एक वो भी सीन था। शहबाज के साथ भी मैं आया, बेनज़ीर के साथ भी मैं आया। द क्वेश्चन इज़ कि यहाँ आज जो सेल्फ इम्पोज एक्साइल 4 साल की इनकी थी, वो उस पर थी कि वो एक जस्टिस सिस्टम पे बिलीव नहीं करते थे। जैसे मैंने कई शोज़ में कहा है कि उनको आपने डिस्क्वालीफाई किया एक अकामा के ऊपर। बिल्कुल उन पर नारे लगे कि जी करप्ट है, ये कर गए, वो कर गए, लूट गए, लेकिन किसी केस में ऐसा केस हुआ नहीं कि जिसके अंदर आप कहें हाँ जी इन्होंने करप्शन की है। करप्शन तो है ही नहीं कहीं, आपने अकामे के ऊपर उनको निकाल दिया। अब वो वापस आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए उनका हक है, जिस तरह बाकी देते हैं सारे, जिस तरह इमरान ने दिए, बिलावल ने अभी आपने उनका जिक्र किया, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि देखो, मैं अगर हमारी हम कोलिशन में ना होते इस वक्त तो PMLN जो फ्रंट लाइन पे थी, पेट्रोल 1000 रुपये पर लीटर हो जाता। तो अब मुझे नहीं पता होता नहीं होता, लेकिन ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त जो प्राइसेस चल रही हैं, हमने तो सेव कर दिया था पाकिस्तान को 16 महीने के अंदर, लेकिन इसको अब हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ने उन्होंने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया कई चीज़ों के अंदर। आई मीन इतना ब्लेटेंटली नहीं, बट तनकीद का निशाना अब वो बना रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। इलेक्शंस के अंदर ये सब गिमिक्री चलती है। अगर आपको याद हो कि एक ज़माने में शहबाज शरीफ साहब ने रीगल चौक के ऊपर खड़े कहा था अब मैं पेट फाड़ दूंगा, आज वो जरदारी साहब के साथ खड़े हैं, वो पेट सी रहे हैं उनका। तो द थिंग इज़, ये पॉलिटिकल गिमिक्री होती है, लोगों को इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोई जानी इनकी दुश्मनी नहीं होती है, ये एक जो मैं इनको लोगों को कहूँगा, ये तमाशबीन जो होते हैं, ये उनके लिए एक एंटरटेनमेंट होती है। इलेक्शन स्लोगन्स होते हैं, एंड दैट्स इट्स ऑल एंटरटेनमेंट। अब उन्होंने 2 लोगों को ब्लेम किया यहाँ, और जजेस को किया, 2 जजेस को, अजमत को किया है, जस्टिस अजमत, और ऑफ कोर्स साकिब को किया है, जस्टिस साकिब को, फिर कमर जावेद बाजवा, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड ऑफ कोर्स जनरल फैज़, कि इनकी वजह से मेरी गवर्नमेंट आउट हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये अनपार्डनेबल है। अब ये लफ्ज़ उनका बड़ा सख्त है। मैं उनको बहुत देर से जानता हूँ, पॉलिटिक्स से पहले, एंड वो किसी चीज़ पे अड़ जाएं तो वो हटते नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 2 लफ्ज़ उन्होंने कह दिए हैं, ये अगर आते हैं तो क्या होगा। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिस तरह वो गए थे फ्रॉम अ जेल फॉर ट्रीटमेंट आउटसाइड, क्या ऐसे अरेंजमेंट्स हो गए हैं कि जहां वो अब आएंगे एंड ही विल नॉट गो टू जेल एंड अपनी कैंपेन के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब वो कैसा ग्रीन सिग्नल मिल गया, जो कि सिग्नल जब वो जेल में थे यहाँ उस वक्त उनको नहीं मिला ग्रीन सिग्नल। तो बेसिकली अगर आपने उनको जाने दिया है तो आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं लचक होगी कि वो वापस आके मे बी ही गेट्स द ग्रीन सिग्नल एंड कम टू इट। तो पार्डन का उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इन पे पार्डन लागू नहीं होता। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है। और फिर उन्होंने इकोनॉमिक मिजरी पे भी इनका ब्लेम किया है कि जो इकोनॉमिक मिजरी आज चल रही है सारा उनकी है। एंड तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने एक बेसिकली क्रिटिसिज्म किया है
फाइन, दैट्स यू नो दिस ऑल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल थिंग। लेकिन 21 अक्टूबर को जो कि एक डेट दी गई है, मुझसे भी उन्होंने कंफर्म किया यू नो वाया टेक्स्ट कि इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ। तो आई एम श्योर जब इस तरह की बात हुई, क्योंकि मैंने कई दफ़ा उनसे पूछा है, कई दफ़ा कि आप आ रहे हैं कि नहीं है, तो बल्कि मैं जब मिला भी उन्होंने कहा मैं नहीं आ रहा। लेकिन अब क्योंकि आपने वो उनका क्या था, सैफुल मलूक है, क्या नाम है, खोखर, वो जो सैफुल मलूक खोखर, हाँ, तो उन्होंने आके कहा कि हाँ जी वो 15 अक्टूबर को आ रहे हैं। तो उनको स्नब किया पार्टी ने कि नहीं, आप इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल बयानात ना दें। आई थिंक अब ये शहबाज जो गए हैं और जो बाकी हायरार्की गई है, नहीं वो तो आ गए, लेकिन जो मीटिंग हुई है, आई थिंक आफ्टर दिस मीटिंग they have probably resolved and made a commitment you know for the people, for the party leaders and for Pakistan that he's coming back on the 21st। अच्छा, मैं जावेद साहब चाहती हूँ आप इस बात पर रोशनी डालें कि इतनी खुद एतमादी कहाँ से आ गई, इसके पीछे वजह कहाँ है, और जो जैसा कि पीजे सर भी कह रहे हैं कि वापस आ गए, इस पर मोहर सख्त हो गई है। और साथ साथ कल हमने कुछ मैनिफेस्टो भी शेयर किया कि उन्होंने बताया कि हम आएंगे और अगर हमें इक़्तिदार मिला तो हम इन डिपार्टमेंट्स पर काम सबसे पहले करेंगे। देखो मियाँ साहब की जो सियासी हिस्ट्री है ना, वो एडवेंचरिज्म से भरी पड़ी है। जब से वो सियासत में आए, पहला एडवेंचर उन्होंने किया मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत उतारने में, फिर दूसरा एडवेंचर उस वक़्त किया जब बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ उन्होंने IGI बनाई, फिर तीसरा एडवेंचर उस वक़्त किया जब इसहाक़ खान के साथ फड्डा हो गया और उस फड्डे में फिर दोनों को जाना पड़ा, और आर्मी चीफ थे आपके काकड़, वहीद काकड़ साहब। चौथा एडवेंचर उन्होंने किया जनरल आसिफ नवाज को उतार कर। पांचवा एडवेंचर उन्होंने किया जनरल मुशर्रफ को उनके साथ पंगा करके। बुनियादी तौर पर वो पंगा था खुद, क्योंकि उस वक़्त आर्मी ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ था कि आपने एक काम कर लिया तो अब प्लीज़ डोंट डू इट, आप अपना काम करें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट हम अपना करेंगे। तो वो फिर मियाँ साहब चूँकि एडवेंचरिस्ट हैं तो एडवेंचर किया। अच्छा, आगे सो ऑन एडवेंचर करते गए, लेकिन दूसरी खूबी मियाँ साहब की एक और है, जब एडवेंचर उनका बड़ा हो जाता है तो जेल में भी नहीं रहना चाहते वो, फिर उनकी ख्वाहिश होती है डील हो जाए। तो 99 में बाकायदा डील की गई, ठीक है, जिसमें रफ़ीक हरेरी के बेटे ने और शुजात अजीम इन लोगों ने मिल के मीडिएट किया किंग अब्दुल्ला की तरफ से, और उधर से फिर जहाज़ आया तो बाय एयर फिर सऊदीया चले गए डील। वो डील प्रलॉन्ग हुई, फिर दोबारा डील हुई, NRO लिया, NRO लेके वापस आए। और फिर इसी तरह अब मौजूदा सिचुएशन में ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट हमें तो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारा राब्ता हो गया था, राब्ता होकर डील हुई है, डील होने के बाद इन्होंने वोट दिया एक्सटेंशन का, ठीक है, एक्सटेंशन के वोट का इनको फल यह मिला कि इधर से फिर प्लेटलेट्स ऊपर नीचे करके जहाज पकड़ा और चले गए। तो डील के जरिए गए। तो मियां नवाज शरीफ गीली मिट्टी पर पैर नहीं रखता। अगर बगैर डील के आना होता तो 16 महीने भाई की हुकूमत थी, क्यों नहीं आए? किसने मना किया था? सारी पॉलिटिकल पार्टी, वही बात जो फिर ख्वाजा आसिफ करते रहे, जीरो रिस्क चाहिए। अब देखो ना, अब इनको चूंकि मरियम नवाज शरीफ की 2-3 उन्होंने स्टेटमेंट्स थी, वो देख लें, आपको समझ आ जाएगी क्यों। पहली उनकी थी कि हमें 2018 की सिचुएशन दोबारा लाई जाए, वो अब लाई जा रही है। PTI को बंद कर दिया गया है हर तरह से, ना आप मीडिया पे देख सकते हैं, ना उनके पॉलिटिकल लीडर्स बाहर हैं। तो जिस तरीके से उनको बंद कर दिया गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड सेट होगी। दूसरी उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड थी, उसको बल्कि लेवल से भी एक हाथ आगे जाकर ओपन फील्ड दे दिए, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि मियां नवाज शरीफ को एक भारी भरकम वेलकम के साथ वापस लाया जाए, वो भी पूरी हो गई। अब मियां नवाज शरीफ को मतलब देखें ना, मियां नवाज शरीफ जो मर्जी कहें, वो जो आपने बात की वो एक सियासी स्लोगन्स हैं। अगर उनकी कारकर्दगी पे बात करेंगे तो पाकिस्तान जिस बदहाली, इकोनॉमिक बदहाली में है, वन ऑफ द रीजन इसहाक डार और मियां नवाज शरीफ है। सर यही जहां तक स्लोगन की बात है, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमने अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट, सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। उसकी वजह यह है, आप इन दोनों को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? अच्छा मैं बताता हूं, आपने बुनियादी तौर पे मईशत को ढाल बनाकर अपनी सियासत बचाई है।
ये झूठ बोलते हैं कि पहले मैशत बहुत अच्छी थी। मैशत बिल्कुल, देखो कहाँ बात अच्छी थी? यह है कि इमरान खान पाकिस्तान जब उनको नो कॉन्फिडेंस मूव दिया गया तो वो बूबी ट्रैप्स बिछा कर गए, आपकी मैशत डाउन स्लाइड की तरफ जा तो रही फिर थी। उसको फायदा कैसे हुआ और पीएमएलएन सुने को? ना, मैं बताता हूँ ना, जब आपने नो कॉन्फिडेंस मूव कर दिया, आपने तो महंगाई खत्म करने का नारा लगाया हाँ था जी। ना, तो आपने आके 3 महीने लेट की आपने आईएमएफ डील में, उसका नतीजा क्या हुआ? महंगाई और हो गई, हालात और खराब हो गए। फिर आपने अपने समधी को ले आए, इसहाक डार साहब को, और इसहाक डार ने जो पाकिस्तान की मैशत का हाल किया, मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में किसी ने वो हाल नहीं किया। बर्बाद करके चले गए हर चीज को, और इस हद तक बर्बादी कर दी है कि अब उसे समझने के लिए मियां नवाज शरीफ छोड़ें, कोई भी आ जाए, किसी की भी हुकूमत आ जाए, वो नहीं ठीक कर सकते। उसको ठीक करने का तरीका यही है कि हम माजी से सीखें। माजी क्या कहता है कि हमें रंजिशें, अदावतें खत्म करनी पड़ेंगी, हम सबको यकजा होना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए। जो पाकिस्तान आज 130 अरब डॉलर के कर्जे के नीचे दबा हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट में फंसा हुआ, इसको निकालने के लिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। यू नीड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देना पड़ेगी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं हो सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड डिफाइन करें जरा। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियां करें, इलेक्शन कमीशन आजाद हो, तमाम को इक्वल मौका मिले कि वो इलेक्शन आजादाना तौर पे लड़ें। ये नहीं हो सकता कि एक पॉलिटिकल पार्टी के आप हाथ बांध दें, हाथ बांध के और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो आज बिलावल के साथ था दोपहर में, उन्होंने तो कहा कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड और भाई बिलावल भी तो अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है ना। लेवल प्लेइंग फील्ड पर बात करनी है हमने, सिस्टम के लिए लेकिन नहीं एक मांग ब्रेक रहा। के बाद उस पर बात कर लेते हैं। बात यही है कि एक हुकूमत आई, वो ये नारा लेकर आई कि महंगाई ख़त्म की जाएगी, लेकिन महंगाई ख़त्म कहाँ होनी थी, महंगाई में तो इजाफा होता चला गया। ये पहले की बात है कि डॉलर जो है वो 300 को क्रॉस कर गया, अभी उसको कंट्रोल किया गया है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई, आटा बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, हर चीज़ कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई, लेकिन जो दावा किया गया था वो तो पूरा नहीं हुआ। तो पॉलिटिकल स्लोगन्स ये हमेशा से ही आए हैं और हमेशा से ही हम इन्हें सुनते आ रहे हैं। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड पर, जिस पर के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले कुछ अरसे से रिपीटेडली एक ही बात कर रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख अनाउंस की जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए। तो जावेद साहब, आप इस पर बात कर रहे थे अभी ब्रेक पर जाने से पहले। देखो मनी से बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त जिस इस्तेहकाम की ज़रूरत है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बस में नहीं है। इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। अब देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि इससे भी पहले चले जाएं, 2018 में आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर को बंद किया हुआ था ना जेल में। हाँ जी। और उनकी सियासी जो उम्मीदवार थे उनको टारगेट किया हुआ था। तो उस वक्त जो बयानियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर चल रही थी, आज इसको आप उल्ट कर दें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 3 में बंद है, ठीक है, और उनके जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सियासी एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं है, ना जलसे जुलूस की, और आप टीवी पे देख लें उनको भी नहीं इजाज़त। जबकि दूसरी तरफ वही सिचुएशन आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। तो पाकिस्तान इस तरह की चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ने अपनी बात की है अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि इनको ओपन फील्ड दी जा रही है कि वो खुल के खेलें और आने वाली हुकूमत बनाएं, जिसकी तरह मियां नवाज शरीफ इशारा दे रहे हैं कि हम तो जीते पड़े। और यही बात इमरान खान पहले कर रहा था 2017-18 में कि हम 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे, हम इलेक्शन जीते हुए। तो पाकिस्तान इस तरह की रिपीटेड जो रीलें हैं ना, फिल्में हैं, उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। देखो हमें इन रंजिशों को कम करना है। हर वक्त पाकिस्तान को आग में नहीं हमने धकेलना, हमें देखना है कि पाकिस्तान आज किधर खड़ा है, ये कौम किधर खड़ी है, हमारी मईशत किधर खड़ी है और हमारे सियासी निज़ाम किधर खड़ा है। और जब आपका सियासी निज़ाम ऐसा बन जाए कि हर तरफ इसको आग के गोले फेंके जा रहे हो इन पर, तो उसने क्या तरक्की करनी है? सियासी लीडर आपको फैंटेसी वर्ल्ड में डालते जाएं तो उस मुल्क ने कैसे आगे जाना है? 8 साल इमरान खान में फैंटेसी वर्ल्ड में लेकर गए,
अब मियां नवाज शरीफ हमें फैंटेसी वर्ल्ड में दुनिया दिखाना चाहते हैं। तो जो इलेक्शन कैंपेन तो करेगा वो मतलब इस ड्रामेबाजी से पाकिस्तान को निकलना है। आज मैं ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अदरवाइज जो खलिश इस वक्त रियासत और कौम के दरमियान बन रही है या बन गई है वो और बढ़ेगी। हमें इनको खत्म करना है। पॉलिटिकल पार्टीज को अब सोचना पड़ेगा कि एक दूसरे को टारगेट करके, गाली गलोच करके, एक दूसरे के ड्रामेबाजी वाला एहतसाब करके हम आगे नहीं जा सकते। अब जिस तरह मियां नवाज शरीफ अब बात कर रहे हैं एहतसाब की, जिस तरह आप बात कर रहे थे जनरल कमर बाजवा का, जनरल फैज की बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं करें एहतसाब, क्यों नहीं करते? आप 2008 से पाकिस्तान को उठा लें कि जो जो लोग इस पूरी प्लानिंग, ये बात करते हैं ना, एक पूरी कॉन्स्पिरेसी पीटीआई की शक्ल में तैयार की गई, जिसमें जनरल राहील शरीफ भी शामिल हैं, जनरल फैज, जनरल बाजवा, साकिब निसार, जनरल ये जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड, इन लोगों को मैं कहता हूं आप करें अगर आपके पास मियां नवाज शरीफ साहब एविडेंस है। ये हो गई नवाज शरीफ साहब की लेकिन स्टेटमेंट। इसके साथ साथ मैं मियां नवाज शरीफ से कहता हूं फिर हिम्मत करें, 2008 से लेके 2023 तक पाकिस्तान के कर्जे जो 32 अरब डॉलर से 130 अरब डॉलर है, उसका भी इस कौम को साथ दें। करने की जरूरत करें या फिर खुद को एहतसाब के लिए पेश करने की जरूरत करें ना, फिर अपने भाई की हुकूमत जिसका आज हमें आप नारा नई चीज करना चाह रहे हैं ना, तो आप उधर लंदन में बैठे थे तो आप ही के कहने पे तो सारे इधर हुक्म हो रहे थे, आप ही के कहने पे फाइनेंस मिनिस्टर बाय एयर आए और उनको प्रोटेक्टेड देकर लंदन में बना हुआ था। हाँ, तो बताओ मुझे आपके पास हम नई कौन सी गिदड़ सिंगी है जो इस कौम को दे के आप इस सिचुएशन से निकाल लेंगे? देखिए, अब कहानियां मत सुनाएं, पाकिस्तान अब कहानियों का मुतहम्मल नहीं है। खुदारा आप लोग अपनी उम्रें देखें, आपने बहुत कुछ कर लिया। अब वो बिलावल भुट्टो वाली बात को ही ज़हन में रख लें कि सदर जरदारी और नवाज शरीफ हमें क्या लेगेसी देकर जा रहे हैं। तो मैं आप सब सीनियर लीडर से ये बात करता हूं कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम को क्या लेगेसी देकर जा रहे हैं? वही झूठ और मुनाफिकत की सियासत, वही झूठ और मुनाफिकत के बयानी है। मतलब कब तक आप दुनिया में अब आइसोलेट हो रहे हो, इररेलेवेंट हो रहे हो। 1-1 अरब डॉलर के लिए आपको दुनिया के आगे कशकोल लेकर जाना पड़ता है, दुनिया आपको सीरियस ले ही नहीं रही। तो हमें एज ए जो इस वक्त हमारे कायदीन है, इनको सोचना पड़ेगा, और जो कैद में बैठे हैं उनको भी अपनी हरदर्मी से बाज आना चाहिए। अब ये एक दूसरे को गाली गलौज से कुछ नहीं निकलेगा। आज भी वक्त है, अभी भी वक्त नहीं गया। 25 करोड़ की ये कौम है, ये बहुत टैलेंटेड कौम है। इस कौम को इस तरह मत एक अनजान रास्ते पर धकेले जहां इस कौम और मुल्क का अंजाम सही ना हो। बड़ी अच्छी आपने तकरीर की है। याद रखें जो कहते हैं ना कि फौज के किसी जनरल को ट्राई करना है, आपने कोशिश की थी जनरल मुशर्रफ को, क्या मियां नवाज शरीफ ने की है ना? जी, किसी ने भी की। देखो ना, सुने द क्वेश्चन इज, आप फौज के किसी ऐसे बंदे को, चीफ को इस तरह नहीं समझते हैं कि वो कुछ नहीं, जो सरबराह होता है रिगार्डलेस आर्मी का, वो बहुत बड़ी एक चीज़ होती है हमारे जवान के लिए। एक कोई हाथ नहीं लगाएगा, जजेस भी हैं उनके भी, वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें एक बात ऐड कर लें, ये अगर मियां नवाज शरीफ ने जब पहले जनरल मुशर्रफ को किया था तो बहैसियत अदारे ने रिएक्ट किया था, तो अब करेंगे तो बहैसियत अदारा देखें क्या रिएक्शन देता है, वो देखेंगे ना, वो तो अभी डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन बात आती है जो आपने बिलावल की बात की है, उसने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी है, बिल्कुल मांगी है। उन्होंने कहा द फाइनल अथॉरिटी, और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली कहा है, द फाइनल अथॉरिटी इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आई टोटली एग्री विद हिम। इलेक्शन कमीशन देगा, और उन्होंने एक जो अच्छी चीज़ की है, क्लैरिफाई किया है कि इस्टेब्लिशमेंट आपको डेट नहीं दे सकती। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, इलेक्शन कमीशन डेट देगी। अब इन्होंने कहा जी कि पीटीआई को रोका हुआ है कि वो जी कैंपेन नहीं कर सकते। कैंपेन तो इस वक्त कोई भी नहीं कर रहा, जब तक वो डेट अनाउंस नहीं करेंगे कोई पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कैंपेन कर रही है, आगाज हो चुका है। देखिए वो कैंपेन नहीं कर रही है, पार्टी कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2 दिन से कन्वेंशन कर रही है, वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। और जनवरी के लास्ट वीक में अपडेट भी आ रही है। नहीं, अभी तो डीलिमिटेशन के बाद जब वो लोग जाएंगे अपने सितंबर की 26 को ना, 25 तारीख को देखें। अब द क्वेश्चन इज कि अब ये जब जाएंगे हलकों के अंदर, तब उसके बाद हम पता चलेगा कि भाई किसकी क्या स्ट्रेंथ है। पीटीआई की स्ट्रेंथ है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आगे जिस तरह आपने पुराने हिस्ट्री में चले जाएं, ये मिलेनियम होटल के अंदर जब आपने कहा था कि ये एमक्यूएम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सब मिलके
आज एमक्यूएम के लिए सारे भाग रहे हैं कि नहीं कि जी आप हमारे साथ आ जाए। तो कल इलेक्शन के अंदर जो मैं फोर्सी करता हूँ कि पीटीआई और पीपीपी का एक नेक्सस बनेगा, आप देख लेना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिगार्डलेस वो कहीं भी चले, तहरीक इस्तेकाम में चले जाएं, जिधर चले जाएं, ये जो नेक्सस बनेगा ये सारे इकट्ठे होंगे पीएमएलएन के खिलाफ, क्योंकि पीएमएलएन की इनकी बचपन से नहीं बनती। तो जिसकी बचपन से नहीं बनती, जो कोलिशन के अंदर साथ नहीं चल सके, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम कि राइट नाउ। एक और बात जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि सदर जरदारी इवेंचुअली फैसला करेंगे कि इस मामले को कैसे डील वो किया तो जाए। देखे ना, वो तो सीईसी के अंदर बात आके कहा है, क्योंकि नहीं, पहले नहीं, मुस्लिम लीग नून के हवाले से जिस तरह वो देखे उन्होंने वो वेलकम कर रहे हैं, उन्होंने वेलकम किया कि नवाज शरीफ वापस आए, दैट्स व्हाट इट इज, और खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। और वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि मैं रिपीटेडली ये बात नहीं करूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि इस सब को लेवल प्लेइंग फील्ड, दैट्स हाउ आई वुड रीड इट, क्योंकि अगर तो लेवल आपने प्लेइंग फील्ड का मतलब सिर्फ सर, इसमें क्या? इत्तेहाद कि नजर नहीं आता। पाकिस्तान- नहीं, पीएमएलएन ने मुनीज़- बहुत केसेस बनाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। देखो मुनीर से बात नहीं, तो उन्होंने भी तो बनाए, सबने बनाए। इवेंचुअली पाकिस्तानी लोगों को मौका देना चाहिए, वो किसी को भी चुने, हाँ ठीक है, दैट मौका आई उनको एग्री मिलना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड वही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और पाकिस्तानी कौम फैसला करे, चाहे वो नवाज शरीफ को चुने, चाहे बिलावल को चुने, चाहे नवाज शरीफ को सर, चुने। equal opportunity। मैं भी था जहाँ बिलावल आए हुए थे, तो आने से पहले कुछ बड़े सीनियर लीडरशिप, मैंने कहा जी आपका मैं नाम नहीं लेता हूँ, एक सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल लीडर, बड़ा वेटरन, उसने मुझे कहा पीजे मैं पीपल्स पार्टी का कट्टर बंदा हूं, लेकिन अखा बंद करके पीटीआई का टिकट ले ले तू जज जाएगा। ये अच्छा, लेकिन ना एक और भी इम्पोर्टेंट ये रिजर्वेशन देखो, सर, इलेक्शन के हवाले से एक ना- और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है, आप कैबिनेट देख लें, उसके अंदर भी ये कंसर्न उठाया गया है कि किसी एक पार्टी को ज्यादा पोजीशंस दी गई हैं। हाँ वो इन्होंने उठाया कि जो नवाज शरीफ या शहबाज के साथ है, फवाद अहमद फवाद और अच्छा, इसमें- अहद चीमा एंड ऑल दैट, उनकी बात की है, बिल्कुल की है। देखिए हमें इससे ऊपर सोचना है, देखो नहीं, आप इससे हुई है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड तो डिस्टर्ब हो गई ना। नहीं, क्यों होगी? जब आप एक आप उन पे political trust क्यों नहीं party- कर सकते? देखो क्यों करें, क्यों? एक बंदा नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, So what? दूसरा शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तीसरा शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल एडवाइजर है, तो आपने उनको एडजस्ट किया है, तो वो फिर क्वेश्चन अच्छा तो अब होंगे। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली एक ऐसा कैंसर है, हम इसको खोदते रहते हैं उंगली के साथ। और भाई सेक्रेटरीज और ये सारे मुख्तलिफ वज़ीर आज़म के नीचे काम करते रहे और काम करते रहेंगे, तो क्या मतलब कोई किसी के साथ काम कर, वो क्या नाम है आपका फाइनेंस सेक्रेटरी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो मसूद, शान मसूद का अंकल ही है वो हर गवर्नमेंट के अंदर ही वाज सेक्रेटरी फाइनेंस, मसूद अहमद हर एक के अंदर था वो। तो आप क्या कहेंगे, वो उनका आदमी है। देखो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें आप सिर्फ किसी एक के नाम- एक्सपेक्टेशन चाहिए, क्या? शफाफ इलेक्शन हो, That's it. पाकिस्तानी हाँ। कौम को मौका मिलना Yes. चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे खुद चुने, अपना रास्ता खुद तयन लेकिन करें। ये बस। जो हम यहाँ बैठ के प्रीएम्प्ट कर देते हैं ना, वो उसका बंदा नहीं, कोई बंदे किसी तो का क्लियर बंदा हैं, बंदे तो सबको पता है कौन किसका बंदा अच्छा है। जी, कौन है जी, किसका बंदा अभी बताएं तो ना। आपको बताया था 3 बंदों के नाम, और नहीं, उसके बाद उन्हें कोई लिख के देता है वो तो बंदा शिकवे तो और भी हैं कोई कि नहीं है, तरक्याती काम सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं, वफाक में हो रहे हैं, लेकिन सिंध में उसमें नहीं हो रहे इंपॉर्टेंट हैं। एक ही बात है, देखो पीपल्स पार्टी को पता है पंजाब में पीटीआई तो कॉर्नर पे है ना, ठीक है, असल मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी है। उनको पता है कि उनकी जो मुकाबला होना है मुस्लिम लीग नून के साथ होना है, इसलिए वो अपनी इंतखाबी कैंपेन को उस तरह चलाना चाहते हैं तहरीक कि इस्तेकाम। मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी लड़ाई दुनिया को नजर आए, ताकि उसकी वजह से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रूठा हुआ नाराज वोटर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाए। ये इस तरह नहीं होगा। नहीं, वो तो ये बड़ा अच्छे ख्वाब आप देखते सर, हैं। रूट मेरा से- ख्वाब नहीं, उनकी अपनी प्लानिंग है रूट में पीपल्स और पार्टी नाराज की। होने से तो ये अंसर तो बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू में नजर आ रहा है कि वो पीएमएलएन से कुछ नाराज नहीं दिखाई जी, दे रहे हैं। नाराज नहीं है, वो पॉलिटिकल यार, एडवर्सरीज हैं। पंजाब में इनकी वही कोई दुश्मनी पॉलिटिकल नहीं है। पार्टीज थी ना, पाकिस्तान हमेशा। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी। That's it.
तो अब तहरीक इंसाफ साइड पे तो पीपल्स पार्टी उस क्वेश्चन को, उस गैप को कवर करेगी, कैश तो उसको टारगेट वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करके ही करेगी ना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पीटीआई का एक रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, असल वोट बैंक है, ये ना भूले। वैसे ना अगले इलेक्शन में तमाशा अजीब ही लगना है। वो जो अभी पाकिस्तान तहरीक अदम इस्तेहकाम की बात कर रहा हूं। इस्तेहकाम है पाकिस्तान इस्तेहकाम है पाकिस्तान, वो बेचारी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं अभी, सो तो नहीं रहा है नहीं सर, अभी बहुत काम करने की जरूरत है। मैनिफेस्टो हो रहा है, सीईसी मुरतब हो रही है, सेक्रेटरी जनरल बड़ी एक्टिव है इस वक्त। हम देखें लाहौर में फिरदौस, या शी इज प्रोएक्टिव राइट नाउ एज आई स्पीक। छोड़े आप, बात ये है कि यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर तो आपके नजरिए बड़े तक्के उड़े होते ना, नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह 2018 में इलेक्शन हुआ था तो ये इसका सीजन 2 आएगा 2024 में, 23 में, सॉरी। गुड ऑब्जर्व, लेकिन इस सीजन को एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। तो फिर यही तो बात है। नहीं, ये आज मैंने पहले भी कहा, तो जो इस वक्त इस सीजन की एपिसोड्स चल रही हैं सर, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए वो तो वही चीज, मुझे तो वही चीज नजर आ रही है सर। इसको अनकंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ही तो इलेक्शन कमीशन ने इतना वक्त मांगा है। अब हम उम्मीद ही ये कर सकते हैं कि कोई तारीख अनाउंस हो और उसके बाद इंतखाबात हो। मुनीस, आज तक मैं अफसोस से कहता हूं कोई चीज पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंट हुई है? बता दें मुझे। और सर क्या हुआ? यही तो पिट रहे हैं कि आपने जिस तरह निजाम को चलाया उसका नतीजा भी तो आज आपके सामने है ना। लेकिन आप एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। सब ऑल द वे थ्रू सब इक्वल मुजरिम है। लेकिन बात यही है कि जमहूरियत में लेवल प्लेइंग फील्ड अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो फिर वो जमहूरियत की बका तस्वुर की जाएगी। अभी चलते हैं ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और एक सिख रहनुमा का कत्ल का मामला, उस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ हो चुका है और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि इस कत्ल में भारत मुलव्वस रहा। वो मामला जिस पर पाकिस्तान हमेशा से ही बात करता रहा, भारत की दरिंदगी जो कि दुनिया के सामने लाता रहा, कश्मीर में जो भारत का नारवा सलूक रहा कश्मीरियों पर, उस पर रोशनी डालता रहा। लेकिन जो दुनिया है उस तक शायद ये पैगाम इतने मौसर तरीके से नहीं पहुंच पाया था। लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो गई है जो कि ये मामला सामने आया है सिख रहनुमा के कत्ल का, कि भारत इसमें मुलव्वस है और ये कहा गया है कि इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीजे सर, आप इस पर क्या देख रहे हैं? देखें, इंडिया ने अपने लोगों को सही तरीके से कभी भी वो ये सब कहते हैं सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जो इनके ऊपर ये जुंटा आ जाती है और ये जो टोला आ जाता है, ये नफ़रतें फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ क्या क्या नहीं किया, पाकिस्तान के हर चीज़ पे इन्होंने ब्लेम किया, दहशतगर्दी का कहा, मुंबई अटैक्स इन्होंने हमारे पे डाले। एक यहूदी, फ़लस्तीनियन यहूदी ने किताब लिखी है, डेविड एलियास, बिट्रेयल ऑफ इंडिया। उसने फोरेंसिक एविडेंस से कहा है कि पाकिस्तान का ना नाम और निशान ये हिंदुस्तान ने खुद करवाया। ये ना को हमारा दोस्त है, वो इंडिपेंडेंट आदमी है दुनिया में। क्या जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट कनाडा में बहुत है, ओवर 8 लाख आई वुड से कि सिख वहाँ रहते हैं, 1.8 मिलियन। आप देख लो। लंदन के अंदर मैं जानता हूँ खुद पर्सनली मनमोहन सिंह खालसा जो कि प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड मुस्लिम सिख फेडरेशन के, उनको उन्होंने दहशतगर्द कर दिया। क्यों? और उन पे अटैक्स भी हुए हैं बाय द वे लंदन में, लेकिन वो बच गए। तो लेकिन ही डाइड फॉर नेचुरल कॉजेज। बट द क्वेश्चन इज, हिंदुस्तान के जो अभी आपने बात की, वो नजर को मारा, द क्वेश्चन इज, वहाँ तो गन्स मिल जाती हैं, आपको तो मार देते हैं। बरतानिया के अंदर इतना आसान काम नहीं है, वरना वहाँ भी ये काम कर देते। उन्होंने उनके इंटेलिजेंस चीफ को, अब कोई गवर्नमेंट एक इंटेलिजेंस जो हेड होता है, जो टैशे होता है, उसको नहीं डिपोर्ट करते वो। इन्होंने यहाँ किसी एक डिप्लोमेट को इन्होंने डिपोर्ट कर दिया हिंदुस्तान ने। चलो टेट फॉर टैट, और नाम भी नहीं, और उन्होंने नाम देंगे भी नहीं। क्यों? किस बेसिस पे किया भाई? हाँ, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारे इंटरनल अफेयर। भाई तुम्हारा क्या इंटरनल अफेयर्स है? तो इसलिए इनको एक धचका पड़ा है। उनकी जो ट्रेड, इनकी एक मीटिंग होनी थी 2 दिन की, ब्रिटेन, सॉरी, कनाडा एंड इंडिया, वो नहीं हुई, वो कैंसिल हो गई।
जस्टिन ट्रूडो, आपने कहा बिल्कुल, उसने बड़ा स्टैंड लिया। उसने कहा कोई भी सिटीजन, इररिस्पेक्टिव कैनेडियन सिटीजन, अगर कोई बाहर का कोई कंट्री आके इंटरफेयर करती है और मार करती है, उसने कहा इट्स अनएक्सेप्टेबल। ये बहुत बड़ा स्टैंड है। सो इट डजंट रियली मैटर। नहीं, जो भी जमहूरी ममालिक होते हैं ना, स्पेशली वेस्ट के, उनका जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और अपनी जो लोग होते हैं उनके हवाले से बड़ा एक सीरियस स्टांस होता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वेस्टर्न ममालिक हो, चाहे कनाडा हो। हुआ ये है कि प्रदीप सिंह जो हैं, उनका 18 जून को जब मर्डर हुआ तो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। इन्वेस्टिगेशन में और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, ये वो ममालिक हैं जो हवाई गुफ्तगू नहीं करते। ये बात को उस वक्त ओपन करते हैं जब इनके पास क्रेडिबल एविडेंस होते हैं। पहले इन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। इवेंचुअली इनको जब एविडेंस मिले कि इसमें इंडियन रॉ इन्वॉल्व है, तो उस सूरत में फिर जाके उन्होंने फर्दर एक्शन लिए। फर्दर एक्शन क्या लिए कि G20 में उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन से बात की, प्राइम मिनिस्टर फ्रांस से बात की, प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड से बात की, और उनको एविडेंस के साथ बात की कि इंडिया ने इन्वॉल्व है कि उनके एक शहरी के मर्डर करने में। और इवन इन दैट प्रोटेस्ट उन्होंने जो उधर प्रेसिडेंशियल डिनर होता है वो भी नहीं अटेंड किया, और यहां तक कि एक कलेक्टिव तस्वीर होती है वो भी नहीं खिंचवाई। अच्छा, और यानी अपना जवाब दे दिया, पूरा जवाब दिया। और फिर इवन जो फ्री ट्रेड इनकी डिस्कशन चल रही थी उसको भी अबंडन कर दिया। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये की, जो पिछले 2 दिन की डेवलपमेंट है, कि उनका जो रॉ का जो चीफ है एम्बेसी में कनाडा में, पवन कुमार राय, उसको भी एक्सपेल कर दिया। और यहां तक कि उन्होंने कल भी प्रेसिडेंट बाइडेन से बात की, और बाकी जो इंटरव्यू है दुनिया के सामने आ चुका है। सो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि कोई भी दुनिया की ताकत हमारी मर्जी के बगैर हमारे शहरी पे को नहीं कर सकती या कत्ल नहीं कर सकती। हुआ क्या था, बुनियादी तौर पे इंडिया इनके साथ बातचीत कर रहा था और इन पे प्रेशर डाल रहा था कि जो ये प्रदीप सिंह हैं, ये खालिस्तान मूवमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, तो इसको आप हमारे हवाले करें। अच्छा, तो उस पे उन्होंने स्टैंड लिया हुआ था कि हम किसी सूरत में भी अपने शहरी को आपके हवाले नहीं करेंगे, नहीं करते। जिसका ये वैंकूवर के नजदीक। चलो, ये तो जावेद उनका एक अपना एक मसला है, ठीक है, बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट करता है, हर मुल्क करता है, हम भी करते हैं। क्वेश्चन इज कि इसको कंडेम, जो आज मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट एक बंदे ने दी है पाकिस्तान में, बिलावल ज़रदारी भुट्टो ने इंडिया को कहा है हिंदुत्व रोग स्टेट। नहीं, एक सेकंड, ये बाकी लीडर क्यों नहीं बोले, मुझे बताएं। बोलना चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्या बोलते क्यों नहीं? उसकी देखो ना, पाकिस्तान को तो छोड़ें, फ्रांस, इंग्लैंड, इवन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है बाइडेन के, उन्होंने स्टैंड दिया कि हमारे पास सबूत है कि आप इस चीज में इन्वॉल्व हैं, तो इसकी क्लैरिफिकेशन करें। और इंडिया इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इवेंचुअली जो आप बात कर रहे हो, इंडिया एक्सपोज हुआ दुनिया के सामने पहली दफा, मगर इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया ने कैसे करेगा, एक्सेप्ट कैसे करेगा? एक्सेप्ट करे ना करे, द क्वेश्चन भाई उनके पास एविडेंस है ना। अपने घर को देखूंगा मैं, देखो उनके पास, नंबर 1 मैं अपने घर को देखूंगा कि मेरी लीडरशिप क्या बात कर रही है। मेरे एक पॉलिटिकल लीडर ने बात की है, और यार हम डोसाई लोग हैं, वो आर्टिकल 35A 370 लेके आते हैं, हम जंपे मारते हैं। एक खालिस्तान मूवमेंट है जो इस वक्त इंडिया में चल रही है, जो उनके पंजाब डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस में चल रही है, वो इंडिया समझती है जो 1.8 मिलियन सिख हैं जो कनाडा में हैं, उसको वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है और वहाँ से सारा फीड किया जा रहा है। उसकी तरफ प्रॉपर उन्होंने अपना पूरा एक इंटेलिजेंस सेटअप कैनेडियन एम्बेसी में, कनाडा में जो उनके इंडियन एम्बेसी है उसमें प्लांट किया हुआ है। तो इन्होंने न्यूयॉर्क में नहीं देखा जो इतनी बड़ी इनकी तंजीम उधर फिर रही है न्यूयॉर्क में सिखों की? अच्छा नहीं, अब इसमें देखने की चीज ये है कि एक तरफ दुनिया उधर G20 की कॉन्फ्रेंस कर रही है और इंडिया की इकोनॉमी और उसकी आबादी से के साथ रिश्ते बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ जो ये जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है, जिस तरह अभी ये स्टैंड लिया है, देखने की चीज़ है कि ये ममालिक इंडिया के खिलाफ कैसे बात करते हैं। पाकिस्तान में अगर छोटी मोटी कोई बात आ जाए
तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देता है। अब देखते हैं ना आने वाले वक्त में एक और नया एक्सपोज होगा। जावेद इकबाल, हम नहीं देखते हैं, सिखों की मूवमेंट होती है, वो सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम करता है। आप याद रख लें, पुराने जितने भी इनकी लीडरशिप है कि जी ये पाकिस्तान इसको इंस्टिगेट कर रहा है। पहली दफा कनाडा फंसा है ना कनाडा का तो ये भी अब फिक्र पड़ गई है ना कि हमारे अपने मुल्क में इतनी आबादी है उनकी, अगर आज हमने इस इशू को वंस फॉर ऑल सेटल ना किया तो आने वाले वक्त में वो मूवमेंट या वो मसाइल जो कनाडा फेस करेगा उसका कौन जवाब देगा। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है कि इसको ओवरलुक कर लें, और ये इतना भी आसान नहीं था कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट। अब ये मत लेने वाला रह नहीं गया। आपका बहुत शुक्रिया पीजे सर। आपका भी दुनिया को ये देखना चाहिए कि भारत ने जो किया अब उसके ऊपर क्या किसी को खामोश रहना चाहिए, लेकिन जो खालिस्तान तहरीक के बानी है वो ये कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े हम कर देंगे और हम दहशतगर्द नहीं है। पंजाब के लोग आज़ादी चाहते हैं और अब ये जो खालिस्तान तहरीक है ये जोर पकड़ गई है। लेकिन अब दुनिया को भी ये देखना होगा कि भारत जो कि जमहूरियत का राग अलापता है वो असल में कितना जमहूरियत पसंद है या इंसाफ पसंद है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।